नमस्कार। मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं सीटेट के पेपर 2 से भाग 1 के 30 प्रश्न उत्तर, और वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न हम देखते हैं, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यानी यह जन्म से है या फिर उनको बाह्य तरीके से सिखाया जाता है। यह विषय है, यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, इसके ऑप्शन सब पढ़ते हैं। प्रकृति और पोषण पर बहस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर होगा 1 नंबर, प्रकृति और पोषण पर बहस। अगला हम देखते हैं 2 नंबर, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। यहाँ अमूर्त की बात हो रही है। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त की बात हो रही है तो मूर्त जहाँ है वो नहीं होगा, तो इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला देखते हैं 3 नंबर, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार जब हम देखते हैं तो इसका आंसर होगा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। अगला देखते हैं 4 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ये नहीं है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तीसरा देखते हैं, अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि विज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। ये नहीं है। इसका आंसर होगा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर प्रगतिशील शिक्षा ज़्यादा ध्यान देती है, बल देती है। अगला देखते हैं हम 5 नंबर, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। तो अभिसारी चिंतन, जानकारी का पुनः स्मरण, बच्चों का मानकीकृत आकलन, या विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर होगा विश्लेषण करना और आलोचना करना और इस तरह से अपनी राय को क्लियर करना। इसलिए मुद्दों और विमर्शों पर कारण प्रस्तुत करते हुए व्यक्तिगत राय देते हुए जो क्रिया होती है, तरीका होता है, वो इसे बढ़ावा देता है। अगला देखते हैं हम 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। अधिगम और विकास समानार्थक या परिभाषिक होते हैं। ऐसा नहीं होता है, विकास और अधिगम अलग अलग भी हो सकते हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये भी नहीं होगा। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी नहीं होगा। तो अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। 7 नंबर, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, जो नहीं है वो हमें बताना है। विकास तो जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी नहीं होगा। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत है, इसलिए यही आंसर है। इसका जो नहीं है वो बताना था, इसलिए ये नहीं है, ये होगा आंसर। 8 नंबर देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें बाल केंद्रित कक्षा की क्या विशेषता है। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है।
बल प्रयोग नहीं होता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है कि जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है और उन्हें अपनी खुद की समझ से किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए सहयोग करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ये 4 नंबर। 9 नंबर देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन पढ़ते हैं। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी, इसलिए इसका आंसर होगा ये 2 नंबर, क्योंकि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। अगला देखते हैं हम 10 नंबर। लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। इसमें से कौन सा ये वाक्य है जो लिंग पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति ये पक्षपात की ओर संकेत नहीं करता। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना ये हो सकता है। आगे हम देखते हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, यहाँ पक्षपात की बात नहीं है। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, यहाँ पक्षपात की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ये 2 नंबर। जहाँ भिन्न व्यवहार करना ये पक्षपात भेदभाव दर्शाता है। 11 नंबर हम देखते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और उन्हें माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगवाने को, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार लिखने के लिए गृह कार्य देंगे, ये भी नहीं होगा, इसका उत्तर है कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। 12 नंबर देखते हैं हम। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, ये हो सकता है। फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना नहीं हो सकता है। सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, इसलिए इसका आंसर ये 2 नंबर है। अगला देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या भूमिका है उसे देखना है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, ये तीनों नहीं होगा। आप इसे बार बार पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां, ये नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। अगला देखते हैं हम 14 नंबर। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। उनकी जो अवधारणाएं हैं उसे बदलने के लिए आप किस तरह सहायता करेंगे। ऑप्शन हम पढ़ते हैं। तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर,
और उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर नहीं देना है, याद रटने की बात नहीं करनी है, और तथ्यात्मक जानकारी देने के बजाय अगर उन्हें बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना जरूरी है। अगला हम देखते हैं 15 नंबर। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे। बच्चे विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ें तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए, यह रणनीति अधिक समय तक काम न करे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन हम पढ़ते हैं, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता, पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाएगा। ये सही है, क्योंकि उनका उद्देश्य से वह भटक जाएंगे और सिर्फ उनका उद्देश्य प्रमाण पत्र, उनका कंसंट्रेशन प्रमाण पत्र पर चला जाएगा और सीखने से वो दूर हो चले जाएंगे। इसलिए इसका आंसर 3 नंबर है। अगला देखते हैं हम 16 नंबर। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। क्या भूमिका है वो हम देखते हैं। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा होगी। तो जहाँ स्वतंत्र चिंतन की सुविधा हो और ऐसी स्थितियां जुटाना जहाँ पर वे अब खुलकर उसका अपने चिंतन का प्रयोग कर सके, यही सही आंसर होगा। अगला हम देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। ये भी नहीं होगा। शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये इसका आंसर होगा 2 नंबर, क्योंकि बच्चों की गलतियां यह बताती है कि उनका सोचने का तरीका क्या है और उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। अगला हम देखते हैं 18 नंबर। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तो जाहिर है कि इसका आंसर 3 नंबर ही होगा, जहाँ पर बच्चों के अधिगम को अध्यापक भलीभांति समझ पाता है और अपने शिक्षण की परिपुष्टि करता है। अगला हम देखते हैं 19 नंबर। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पैराग्राफ के अनुसार शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। इसका आंसर ये 3 नंबर ही होगा। चौथा हम पढ़ लेते हैं। बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित, ये भी नहीं होगा। अगला हम देखते हैं 20 नंबर। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है। बच्चे को प्रेरित करने की, बच्चे को डांटने की, बच्चे को नियंत्रण में रखने की, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की। इसका आंसर 1 नंबर है, बच्चे को प्रेरित करने की। 21 नंबर देखते हैं। भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं?
ऑप्शन हम देखते हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावना की कोई भूमिका नहीं होती। कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। ये इसका आंसर है 4 नंबर। अगला हम देखते हैं 22 नंबर। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करना, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना, सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की व्याख्या करना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वह सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। अगला हम देखते हैं 23 नंबर। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ये तीनों समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। इसलिए इसका आंसर होगा ये 4 नंबर, आनुवंशिक संचरण। अगला हम देखते हैं 24 नंबर। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो पियाजे ने इसके लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। ये अवधारणाएं हैं। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, यानी हम अपने मेमोरी में सारी घटनाओं को संजो कर रखते हैं और उसके बारे में अपनी अवधारणाएं निश्चित करके रखते हैं। इसे स्कीमा कहते हैं। अगला हम देखते हैं 25 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं। इसका आंसर होगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए अपने आप से बोलते हैं कभी कभी। अधिगम अशक्तता वाले, ऑप्शन पढ़ते हैं हम। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। इसका आंसर होगा ये 3 नंबर। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती है वो बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम पैदा करती है, इसलिए इसका आंसर 3 नंबर है। अगला हम देखते हैं 27 नंबर। सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा अथवा तैयार करने की योग्यता, क्रिएटिविटी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है? दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि, ये नहीं होगी। बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते हैं, ये भी नहीं होगा। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर रहता है, अधिक निर्भर रहता है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्रिएटिविटी वो होती है जो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता रखता हो। अगला हम देखते हैं 28 नंबर। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपने गृह कार्य पूरा नहीं करते, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, यही सही होगा। चौथा पढ़ लेते हैं। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके नहीं। इसका आंसर 3 नंबर होगा कि शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देने चाहिए जो काम करते करते बच्चे बच्चियां सीख सके। 29 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रभावी कक्षा में, ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड देता है, यह प्रभावी कक्षा नहीं होगी। बच्चे उस शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, यही प्रभावी कक्षा का तरीका है
कि बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक से मार्गदर्शन और सहयोग ले सकें। अगला हम देखते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है ये, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। ज्ञान के बड़े असंबद्ध, यानी कि ज्ञान की बात हो लेकिन दोनों बातों का एक दूसरे के साथ जब तालमेल ना हो, हम एक दिशा की बात करते करते किसी और सब्जेक्ट पे चले जाएं और वहाँ की अच्छी अच्छी बातें बताने लगे, तो यह असंबद्धता जो है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा और वे उलझन में पड़ जाएंगे। इसलिए इसका आंसर 1 नंबर है। इसके साथ ही 30 प्रश्न हमारे यहाँ पर समाप्त होते हैं। कुछ और प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखते रहें, इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले कुछ वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।